हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। हम 60,244 पद आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, उसके लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं यानी कि संविधान, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज की ये तीसरी क्लास है हमारी पॉलिटी की। हम पॉलिटी को बहुत कम समय में बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल मोस्ट पॉइंट पॉलिटी में जान रहे हैं, जिसके आने की संभावना कहीं हद तक है। और ये पॉलिटी चाहे आप पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं या फिर आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से शुरू करेंगे अपना। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। कैबिनेट मंत्री की, राज्य मंत्री की तथा उपमंत्री की। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, उस समय अगर लोकसभा अपना बहुमत साबित नहीं करती है तो लोकसभा भंग हो जाती है। अगर लोकसभा भंग होती है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और लोकसभा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी हम जान लेंगे। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। इसके आकार की अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, तो इसमें टोटल लोकसभा के सदस्यों का 15% केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं और 15% से अधिक नहीं होंगे। ये 91वां संविधान संशोधन कहता है कि 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, ये कहता है कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन ये कहता है। अब आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 ये कब हुआ था? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी की हम बात कर लेते हैं, जो कि आर्टिकल 76 में है। देखिए, हम आर्टिकल अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे आर्टिकल को जानेंगे। फिलहाल अभी जो सबसे मोस्ट है, क्योंकि कभी कमी के साथ में, बहुत कमी के साथ में आर्टिकल पूछे जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इनकी। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करता हूँ तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये काम करते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे अपने पद पर रहेंगे और जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे उस दिन इनको हटा देंगे। ठीक है, अगर इनका मैं परिचय दूं अगर महान्यायवादी का, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि सलाहकार होता है, यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। ठीक, अगर मैं इनकी योग्यता की मैं बात करता हूँ, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की होती है, वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। अधिकार की मैं बात कर सकता हूँ कि महान्यायवादी के अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई का अधिकार रखते हैं, किसी में भी सुनवाई कर सकते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देख लीजिए हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनकी अगर मैं नियुक्ति की बात करता हूं तो नियुक्ति करते हैं इनके भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनका जो कार्य होता है वो केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का
लेखा परीक्षण करना, यानी कि केंद्र तथा राज्य सरकार ने क्या काम करे हैं उनका ये लेखा परीक्षण करते हैं। और ये जो रिपोर्ट सौंपते हैं ये उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं। केंद्र की कोई भी कार्य हो या फिर राज्य का कोई भी कार्य हो, ये उन कार्यों पर निगरानी रखते हैं, उनके लेखा को परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण की जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनके कार्यकाल की मैं बात करता हूँ तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए, जो भी पहले हो। सेनावर्ती के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं, यानी कि जब ये सेनावर्ती यानी कि जब ये अपने कार्यकाल से हट जाते हैं तो फिर ये किसी भी पद के पात्र नहीं होते। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम संसद के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में? इंडियन पार्लियामेंट के। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, फर्स्ट, ठीक है, या प्रथम सदन भी बोल देते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन या द्वितीय सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को जनता का सदन भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा को वर्णित किया गया है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 80 में है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं राज्यसभा की गठन की अगर बात करता हूँ तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। ठीक है, और स्थायी सदन कहलाता है उच्च सदन या फिर स्थायी सदन, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हुई। जिस दिन से इसका गठन हुआ है यानी कि 3 अप्रैल 1952 से अभी तक कभी भी भंग नहीं हुई, बल्कि प्रत्येक वर्ष इसके कुछ सदस्य, यानी कि 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे इनका सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते चले जाते हैं। इलेक्शन होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, कितना होता है ये आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक, अब चलिए आगे सदस्यों की संख्या की मैं बात कर लेता हूं। तो निर्धारित 250 है, जबकि 238 निर्वाचित होते हैं। इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है, और जबकि 12 मनोनीत होते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब वर्तमान की बात कर लेते हैं, जो कि संविधान में कुल सीटों की संख्या राज्यसभा की 250 रखी गई है। ठीक है, जिसमें 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं जो भरी हुई हैं, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख ले, सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 है और उपराष्ट्रपति के लिए 35 है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेनावर्ती होते रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कितने होते हैं, 1/3, यानी कि 1/3। ठीक है, चलिए प्रथम सभापति की अगर हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम सभापति थे, किसके? राज्यसभा के। ठीक, चलिए इसके अलावा अब आगे हम बात कर लेते हैं लोकसभा की, यानी कि अस्थायी सदन या फिर द्वितीय सदन, जनता का सदन, ठीक है, या फिर निम्न सदन। इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है। सदस्य संख्या की मैं बात कर लेता हूं तो 550 निर्धारित की गई हैं, जिसमें 530 राज्य से होंगे और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 543 सीटें हैं जो भरी हुई हैं, जिसमें 524 राज्यों से हैं और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। ठीक है, या कुछ अगर फेरबदल है तो लेटेस्ट आप अपडेट देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 30 वर्ष है, और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 25 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 को हुआ था, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। प्रथम अगर लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम जीवी मावलंकर भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम क्योंकि बोल इसलिए देते हैं, गणेश वासुदेव की शॉर्ट फॉर्म जीवी मावलंकर, जी फॉर गणेश, वी फॉर वासुदेव। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो मीरा कुमार है। उनका नाम क्या है? मीरा कुमार। ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने प्रश्न वाले प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए किस आर्टिकल के तहत आता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत आता है। कारण क्या है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का? कारण क्या हो सकता है? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में। कोई ऐसा विधेयक जिसमें दोनों सदनों के बीच आपस में मतभेद हो रहा है, तब क्या होगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। लेकिन इसको बुलाएगा कौन? आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन केवल बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है। विधेयक पारित होता है इसमें साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। ठीक है। किसमें? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। जब संयुक्त बैठक होती है तो विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कारण क्या है? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति। ठीक है। चलिए, नहीं बुलाई जा सकती संविधान संशोधन विधेयक की दशा में। अगर कोई संविधान संशोधन करना है और दोनों में आपस में कोई बच जाती है, दोनों सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन इसके अलावा कोई और विधेयक है तो उस पर दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है। अब तक बुलाई गई है, 3 बार बुलाई गई है अब तक संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 का उपयोग 3 बार हो चुका है। कितनी बार? 3 बार हो चुका है इसका प्रयोग। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब बात करेंगे हम वित्त समितियां की। वित्त समितियां, ठीक, वित्त समितियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकलन समिति, दूसरी लोक लेखा समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है। प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से आते हैं, 30 को 30 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। वित्त समितियां 3 प्रकार की होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, धन विधेयक की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 110, धन विधेयक। ठीक है। निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है धन विधेयक। कौन धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। पेश किया जाता है लोकसभा में, लेकिन अगर लोकसभा में पेश करता है, राज्यसभा में जब ये विधेयक पहुंचता है तो इसे राज्यसभा केवल अपने पास अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है। केवल और केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। ये सवाल बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अच्छे से इस पे भी नजर रखेंगे। न्यायपालिका की मैं बात कर लेता हूं, तो भारत के अंदर एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली। देखिए, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जो कि भारत में एक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे आते हैं दूसरे नंबर पर उच्च न्यायालय, जो कि प्रत्येक राज्य में होता है या फिर किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हो जाता है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट। उसके अलावा नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो कि प्रत्येक जिले में होते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक जिलों का एक भी हो सकता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। तो न्यायालय 3 स्टेपों में न्यायालय को बांटा गया है। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और सबसे नीचे है जिला न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, प्रत्येक जिले के। ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा अब हम उच्चतम या फिर सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आर्टिकल नंबर 124 में है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन की तिथि अगर मैं बात करता हूं तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124, जो हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए इसकी गठन तिथि इसको बोलते हैं, गठन तिथि। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत सारे हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करता हूँ, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों को कुल संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि जज की कुल संख्या, तो 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है जिसको हम CJI बोलते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक, और उसके अलावा 33 अन्य हैं। ठीक है।
अगर मैं इनकी सेनावर्ती की बात करता हूँ यानी कि अधिकतम उम्र की बात करता हूँ तो 65 की उम्र तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। अगर मैं इनके जजों की अगर मैं शपथ की बात करता हूँ तो इन न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको हटाया भी जा सकता है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कैसे हटाए जाएंगे? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, कोलिजियम की सिफारिश पर होती है। कोलिजियम में शामिल कौन कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है। ये भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे? कोलिजियम की सिफारिश पर नियुक्ति होती है, याद रखेंगे। अब एक चीज़ और, न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हताएं के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या योग्यताएं। देखिए, भारत का सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक है तभी भारत में न्यायाधीश बन पाएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, या उसके बाद दूसरा उच्च न्यायालय, या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि क्या रहा हो? वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो सरकारी। ठीक है, वो भी बन सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधि वेता हो, यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये विधि का बहुत अच्छा ज्ञानी है, बहुत अच्छा इसको आता है, तो वो राष्ट्रपति उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 214। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 124 में है, और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की मैं बात करता हूँ तो 214 में है। देख सकते हैं, समान है, 124 214, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में इनकी संख्या 25 है, 25 है। ठीक है। चलिए, और लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर लेना। अगर मैं बात करता हूँ इनकी नियुक्ति की, मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रपति करते हैं, और कोलिजियम की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं हाईकोर्ट की बात करता हूँ तो हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। ठीक है। इनकी अगर मैं सेनावर्ती की बात करता हूँ तो ये 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। अगर मैं इनकी अर्हता की बात करता हूँ कि क्या अर्हताएं होनी चाहिए हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाने का क्या प्रक्रिया है? इनको सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन वाला, ना कि विधानसभा के। ठीक है। ये भी कहाँ से हटेंगे? केंद्र के माध्यम से हटेंगे। प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं, राज्यपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल का नाम शामिल हुआ है तो राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और ये अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेंगे, या फिर राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहेंगे, या फिर 5 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है। अब इनके अगर मैं शपथ की बात करता हूं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के, ना कि उच्चतम न्यायालय के। उच्च मतलब हाई कोर्ट, जिस राज्य के हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अर्हता की मैं बात कर लेता हूं तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, इनको नियुक्त करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। आगे चले,
आगे बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद की, हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री परिषद। जैसे हमने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में जाना था, अब ऐसे ही हम राज्य मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। इसका राज्य मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसका अगर मैं नियुक्ति या शपथ प्रदाता की मैं बात करता हूँ तो राज्यपाल के माध्यम से शपथ होती है। ठीक है, चलिए अब मैं कार्यकाल की बात करता हूँ तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम कार्य करती है। कौन? राज्य मंत्री परिषद। ठीक, और इसके अलावा कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बना मंत्री रह सकता है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह तक, और 6 माह में उसका चुनाव होना ज़रूरी है। अब या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से होना चाहिए या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो होना चाहिए। किसी एक सदन से उसको चुनाव जीतना पड़ेगा, फिर वो मंत्री बनेगा। लेकिन शुरू के 6 महीने वो बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी राज्य मंत्री परिषद में शामिल रह सकता है। ठीक है, अब राज्य मंत्री परिषद का कोई सदस्य अगर त्यागपत्र देता है तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि राज्य की विधानसभा में अगर विधानसभा के कुल 15% सदस्य ही क्या बन सकते हैं? राज्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम नहीं होंगे। ये भी पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे राज्य महाधिवक्ता के बारे में जान लेते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, आर्टिकल नंबर 165। देखिए, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी होता है, ऐसी राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक, अब देखिए, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, ये राज्य सरकार का होता है, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, यानी कि भारत सरकार का होता है। ठीक है, कार्यकाल इसका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति का होता है और राज्यों में राज्यपाल का होता है। नियुक्ति इसके राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए राज्य विधानमंडल के अंग हम देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि हो, क्योंकि भारत में अभी तक केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, वो भी जानेंगे किस किस में है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, सेम वैसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद भारत के अभी 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विधानसभा के बारे में, विधानसभा की अगर सदस्य की अर्हता की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वह विधानसभा का सदस्य बनेगा, और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सीटों की अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो अधिकतम 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60 सीटें, ठीक है, हो सकती हैं। ठीक, चलिए, और इसके अलावा अपवाद सिक्किम में 32 सीटें हैं, जबकि गोवा तथा मिजोरम में 40-40 सीटें हैं। ये अपवाद भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि 403 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं, किसमें है? उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक। ठीक है, और सबसे कम 32 किसमें है? सबसे कम 32 है सिक्किम में। ठीक है, जो कि आप ये देख रहे हो, ये अपवाद है। 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सदस्य समाप्त हो सकती है सदन की बैठकों में बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थिति, यानी कि कोई सदस्य सदन में 60 दिन यानी कि 2 महीने से ज़्यादा अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। विधानसभा सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करता हूं तो अधिकतम, अगर मैं संख्या बताऊं तो राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3,
राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है तो 403 का 1/3, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि लगभग 135 सीटें अधिकतम हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी राज्य में, ठीक है। जो वहाँ के विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3, कम से कम 40, यानी कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए विधान परिषद की सीटें, ठीक है। और ये विधान परिषद स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा अस्थायी सदन है। विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं, निचला सदन भी बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय सदन भी बोलते हैं, जनता का सदन भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि विधान परिषद को स्थायी सदन बोलते हैं, परमानेंट सदन है, परमानेंट हाउस है। और इसके अलावा प्रथम सदन भी बोल सकते हैं, स्थायी सदन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सदस्य बनने की अर्हता। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जबकि विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु है। कितनी है? विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु दी गई है, 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु है, ठीक है। अब विधान परिषद किस किस राज्य में ये जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जबकि उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, बिहार में 58 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना 2014 में राज्य बना था, किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है, 2014 में बना था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। संविधान का संशोधन, जो कि भाग 20 है, आर्टिकल नंबर 368, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है। क्या क्या है? संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन या परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। इसमें कहने का मतलब है कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में, यानी कि किसी विभाग में, किसी भी आर्टिकल में, ठीक है, ये क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है कि, लेकिन संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में कोई भी मंत्री हो, ये सरकारी हो या फिर गैर सरकारी सदस्य हो, इनके द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है, संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल, इनकी मंजूरी लेना है अगर किसी खास संशोधन के किसी संविधान के किसी खास भाग में संशोधन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से क्या लेना? मंजूरी। तो वो कौन कौन से हैं खास? जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या उसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। देखिए, जब हम अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें 7वीं अनुसूची भी देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जिस समय बनी थी उस समय 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 368 कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में भी अगर संविधान संशोधन करना है तो वो भी कैसा? आधे राज्यों के विधानमंडल से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति, परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी रजामंदी होना चाहिए। अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, जैसा कि हमने आगे अभी पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं, यानी कि देनी ही पड़ेगी मंजूरी। किसको? राष्ट्रपति को। कौन से विधेयक पर? संविधान संशोधन विधेयक पर, ठीक है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। ये चलिए यहीं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, कल स्थानीय स्वशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। देख लीजिए किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। हमने
बहुत सारी चीज़ को बहुत छोटा बना के पढ़ रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं जो हम बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, उसी को हमने बहुत छोटा कर दिया और बहुत छोटे से बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है नौकरी 24। ये हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो, किसी के भी लिए, जिस भी आप एग्जाम में बैठना चाहें, सभी के लिए सफिशेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें।